वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, एसिड्स बेसिज एंड सॉल्ट्स। और इसमें हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस, कि कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, या फिर कोई भी बेस कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, ये हम इस वीडियो में समझेंगे। और हम ये देखेंगे कि हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है, या कोई भी बेस कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ये हम कैसे पता लगाएंगे, वो तरीका भी हम इसमें समझेंगे, जिससे हमें ये पता लगता है कि कोई भी एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है। इससे पहले वाले टॉपिक्स हैं वो हमने पहले वाले वीडियोज में कवर कर लिए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से आप पहले वाले सभी वीडियोज देख सकते हैं और सभी टॉपिक्स को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वैसे बोर्ड में साइंस की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें से ही क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप लाइन टू लाइन इस बुक को पढ़ लेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी कोई ऐसा टॉपिक जो इसमें अच्छी तरह से नहीं समझ आता है, मैंने बाहर की जो बुक्स हैं उनमें से पढ़ाए हैं। तो इन वीडियोज़ को देखकर आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, सभी टॉपिक्स अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। इसलिए आप सभी वीडियोज़ को ध्यान से देखें और ध्यान से सुनें। तो हम ये वाला टॉपिक जो है दूसरी बुक से लेते हैं, मुझे लगता है उसमें काफ़ी अच्छे से समझा रखा है। तो पहले स्टार्टिंग एनसीईआरटी बुक से ही करते हैं, फिर हम दूसरी बुक से इस टॉपिक को कवर करेंगे। वी नो हाउ एसिड बेस इंडिकेटर्स कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड एंड बेस। तो देखिए, हमने इससे पहले हमने इंडिकेटर्स टॉपिक में एसिड बेस इंडिकेटर्स पढ़े हैं, और उनसे हमें ये पता लगता है कि कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है। इंडिकेटर से हमें ये पता लग जाता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है। एंड वी हैव ऑल्सो लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन अबाउट डाइल्यूशन एंड डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एच आयंस और OH आयंस इन द सॉल्यूशंस। और इससे पहले वाले टॉपिक में हमने ये पढ़ा था डाइल्यूशन, कि अगर हम किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो उनमें H आयंस या OH आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। इसको हम समझने के लिए दो बीकर लेते हैं। एक हमने ये बीकर ले लिया और एक बीकर हमने लिया है ये। इसमें हमने 20 ml वाटर ले लिया है और इसमें लिया है हमने 5 ml वाटर। अब इसमें भी ए बीकर में हम 5 ml एसिड डालते हैं और बी बीकर में भी हम 5 ml एसिड डालते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बीकर ए में 20 ml वाटर में हमने 5 ml एसिड डाला है। तो एसिड और वाटर के बीच में रेशियो हो गया है 1:4। और यहाँ पर देखिए 1:1, बी बीकर में 1:1, यानी ए बीकर में वाटर ज़्यादा है और एसिड कम है। और एसिड में H आयंस होते हैं। जब भी हम वाटर में एसिड को डिजोल्व करते हैं तो एसिड में से जो H आयंस हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं और सॉल्यूशन में आ जाते हैं, जिनके कारण इनका नेचर, एसिड्स का नेचर एसिडिक होता है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 5 ml वाटर है, 5 ml वाटर में 5 ml एसिड है। तो इसी तरह से जो बीकर बी है उसमें भी H आयन से डिसोसिएट हो जाते हैं और सॉल्यूशन में आ जाते हैं। और इन दोनों में से हम ड्रॉपर से सॉल्यूशन लेंगे तो कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा। तो देखिए, ये वाला सॉल्यूशन ज़्यादा एसिडिक होगा, बी वाला सॉल्यूशन ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि इसमें एसिड और वाटर का रेशियो कम है। और यहाँ पर देखिए वाटर ज़्यादा है, ए में वाटर ज़्यादा है और एसिड कम है। तो इसकी मान लीजिए एक ड्रॉप, अगर हम ड्रॉपर की हेल्प से अगर एक ड्रॉप हम लेंगे तो वो जो एक ड्रॉप है उसमें एसिड कम होगा। ये बात समझिए। मान लीजिए हम जो बीकर बी है उसमें से एक ड्रॉप ये सॉल्यूशन लेंगे, एक ड्रॉप सॉल्यूशन लेंगे, मान लीजिए एक ड्रॉप ले लिया है। इसमें देखिए वाटर ज़्यादा है, इसमें देखिए वाटर और एसिड दोनों बराबर हैं। अब हम इसमें से भी एक ड्रॉप लेंगे और इसमें से भी अगर एक ड्रॉप लेंगे तो देखिए यहाँ पर
वाटर ज़्यादा है और एसिड कम है। तो इसका मतलब जो ए बीकर है उसमें जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा डाइल्यूटेड है, इसमें ए में मोर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है बजाय कि बी। तो यहाँ पर देखिए जिस भी एसिड या बेस में वाटर ज़्यादा है तो वो कम एसिडिक होगा। दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये ज़्यादा एसिडिक है और ये कम एसिडिक है। बी इज मोर एसिडिक देन ए। तो ये समझ आ गया। वी हैव ऑल्सो लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन अबाउट डाइल्यूशन एंड डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एच और ओ एच इन सॉल्यूशन। तो देखिए हमने पहले सेक्शन में ये पढ़ा था कि जब हम किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो अगर ज़्यादा वाटर डालते हैं, ज़्यादा उसका डाइल्यूशन होता है यानी ज़्यादा वाटर डालते हैं तो उसमें एच आयंस या फिर ओ एच आयंस डिक्रीज हो जाते हैं। एच आयंस या ओ एच आयंस डिक्रीज हो जाते हैं। और हमने ये पढ़ा था कि एसिड्स जो होते हैं वो एसिडिक एच आयंस के कारण ही होते हैं और जो बेसिज होते हैं वो ओ एच आयंस के कारण बेसिक होते हैं। तो देखिए जब एच आयंस और ओ एच आयंस ही कम हो गए सॉल्यूशन में तो सॉल्यूशंस की जो एसिडिक है और बेसिक नेचर है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ए सॉल्यूशन है वो लेस एसिडिक है और बी सॉल्यूशन है वो मोर एसिडिक है। तो यहाँ से ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। कैन वी क्वांटिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। लेकिन क्या हम ये पता कर सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में एच आयंस या फिर ओ एच आयंस की कितनी क्वांटिटी है। कैन वी जज हाउ स्ट्रोंग अ गिवन एसिड और बेस इज। और ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी एसिड कितना स्ट्रोंग है या कोई भी बेस कितना स्ट्रोंग है। तो क्या ये हम पता लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने ये तो पता लगा लिया कि ए वाला जो सॉल्यूशन है वो बी से कम एसिडिक है। लेकिन क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि ए में एच आयंस की क्वांटिटी कितनी कम है बी से। क्या हम ये पता लगा सकते हैं। तो ये पता लगाने के लिए ही हम ये टॉपिक पढ़ते हैं। इस वाले टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे। वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। और हम ये यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करके पता लगा सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में कितने आयंस हैं, किसी भी सॉल्यूशन में आयंस की क्वांटिटी कितनी है। ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये वाला जो टॉपिक है ये मैंने इंडिकेटर्स वाले वीडियो में भी कवर किया था। अगर आपने इंडिकेटर्स वाला वीडियो देखा है तो आपको पहले ही पता होगा कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन द सॉल्यूशन। और जो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये एच आयंस की कंसंट्रेशन के हिसाब से कलर शो करता है। ये एक कलरफुल स्ट्रिप होती है, इस पर डिफरेंट कलर्स होते हैं और किसी भी सॉल्यूशन में कितने एच आयंस हैं, एच आयंस की क्वांटिटी कितनी है, एच आयंस की कंसंट्रेशन कितनी है, उस हिसाब से उस स्ट्रिप के ऊपर कलर्स आ जाते हैं। वही कलर शो होता है जिस हिसाब से जो एच आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन होती है। तो ये है यूनिवर्सल इंडिकेटर। इससे हमें पता लगता है कि किसी भी सॉल्यूशन में एच आयंस की कितनी कंसंट्रेशन है। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में हम दूसरी बुक से पढ़ते हैं, उससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर आएंगे हम अपनी इसी एनसीईआरटी बुक पर। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, पीएच स्केल। वाटर इज स्लाइटली आयोनाइज्ड इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। वाटर जो है वो कुछ आयनाइज हो जाता है हाइड्रोजन आयंस में और हाइड्रोक्साइड आयंस में।
क्योंकि वाटर होता है H2O और ये हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस में आयनाइज हो जाता है। इन प्योर वाटर जो होता है उसमें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस आर इक्वल। प्योर वाटर में हाइड्रोक्साइड आयंस और हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन सेम रहती है और इसीलिए ये न्यूट्रल होता है। ना तो ये एसिडिक होता है और ना ही ये बेसिक होता है, ये होता है न्यूट्रल। वाटर जो होता है न्यूट्रल होता है। नाउ एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन वाटर। एसिड जो है वो वाटर में हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं और इसीलिए वो एसिडिक होते हैं। So when an acid is added to water, then the concentration of hydrogen ions in water increases. जब वाटर में एसिड डाला जाता है तो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। जब वाटर में एसिड डाला जाता है तो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। द सॉल्यूशन ऑफ एसिड दस फॉर्म्ड विल हैव मोर हाइड्रोजन आयंस एंड लेस हाइड्रोक्साइड आयंस। तो उसमें ज़्यादा तो हाइड्रोजन आयंस होते हैं और कम हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं। एंड इट विल बी एसिडिक इन नेचर। और ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस होते हैं इसलिए वो जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा एसिडिक होता है। इन अदर वर्ड्स एसिडिक सॉल्यूशन हैव एक्सेस हाइड्रोजन आयंस। ये हमने इससे पहले वाले टॉपिक में अच्छी तरह से पढ़ा था कि कोई भी एसिड एसिडिक क्यों होता है, हाइड्रोजन आयंस से, और ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस होंगे तो ज़्यादा एसिडिक सॉल्यूशन होगा। प्लीज़ नोट दैट इवन द एसिडिक सॉल्यूशन कंटेन हाइड्रोक्साइड आयन। देखिए जो एसिडिक सॉल्यूशन है उसमें हाइड्रोक्साइड आयंस भी होते हैं विच कम फ्रॉम आयनाइजेशन ऑफ वाटर। यहाँ पर देखिए वाटर जब आयनाइज होता है तो H आयंस बनते हैं और OH आयंस बनते हैं। तो इसका मतलब जब वाटर में एसिड डाला जाता है तो उसमें बेसिसिटी भी आती है, उसमें बेसिक प्रॉपर्टी भी आती है, क्योंकि इस OH आयन के कारण जो वाटर जब डिसोसिएट होता है, वाटर जब आयनाइज होता है तो OH आयंस भी बनते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस भी बनते हैं और इसके कारण वाटर में बेसिक प्रॉपर्टी भी आ जाती। लेकिन जब इसमें H आयंस ज़्यादा होंगे, अगर H आयंस इसमें ज़्यादा होंगे तो एसिडिक होगा और OH आयंस ज़्यादा होंगे तो बेसिक होगा। तो देखिए वाटर में जब एसिड्स मिलाए जाते हैं तो उसमें H आयंस ज़्यादा होते हैं, इसलिए जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक होता है। और अगर बेस मिलाया जाता है तो उसमें OH आयंस ज़्यादा होते हैं तो इसलिए वो बेसिक सॉल्यूशन होता है। द बेसिस प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। इन अदर वर्ड्स द बेसिक सॉल्यूशन हैव मोर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया कि वाटर में अगर या एसिड डाला जाता है या बेस डाला जाता है तो उसमें H आयंस भी होते हैं और OH आयंस भी होते हैं। लेकिन अगर H आयंस ज़्यादा होंगे तो जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक होगा, अगर OH आयंस ज़्यादा होंगे तो सॉल्यूशन है जो वो बेसिक होगा। अब देखिए फ्रॉम द अबाउ डिस्कशन वी कंक्लूड दैट, हम किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, तो क्या कंक्लूजन निकलता है, बोथ एसिडिक सॉल्यूशन एज वेल एज बेसिक सॉल्यूशंस कंटेन हाइड्रोजन आयंस। तो जो एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं उनमें भी हाइड्रोजन आयंस होते हैं और बेसिक सॉल्यूशंस में भी हाइड्रोजन आयंस होते हैं। ये मैंने ऊपर अच्छी तरह समझा दिया है। इन 1909 सोरेसन डिवाइज्ड अ स्केल नोन एज pH स्केल on which the strength of acid solution as well as basic solutions could be presented by making use of hydrogen ions concentration on in them। एक स्केल बनाया गया जिसको pH स्केल कहा जाता है, pH स्केल बनाया गया और उस पर एसिड सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को पता लगाया जा सकता है कि कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, या फिर कोई भी बेस कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक बेस है। तो ये कैसे पता लगाया जाता है, बाय मेकिंग यूज ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन दैम, कि उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कितनी है। तो मैंने देखिए इससे पहले ही आपको समझा दिया कि हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, अगर OH हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो बेसिक सॉल्यूशन होगा। ये जो pH स्केल होता है उसके ऊपर 0 से 14 तक नंबर्स लिखे होते हैं, 0 से 14 तक। जो pH होता है सॉल्यूशन का वो जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। अगर हाइड्रोजन आयंस किसी भी सॉल्यूशन में ज़्यादा होंगे तो pH कम आएगा, और अगर हाइड्रोजन आयंस कम होंगे तो pH की वैल्यू ज़्यादा आएगी। pH इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू हाइड्रोजन आयंस। अगर हाइड्रोजन आयंस कम होंगे तो pH ज़्यादा होगा,
और अगर हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा होंगे तो pH जो है वो कम आएगा। और pH जो है उसकी वैल्यू 0 से 14 तक आती है। इसका मतलब देखिए, अगर pH 14 आएगा, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन आयंस कम होंगे तो OH आयंस ज़्यादा होंगे। तो 14 अगर आएगा तो स्ट्रॉन्ग बेस आएगा, और अगर 0 आएगा pH स्केल पर, अगर 0 वैल्यू आती है, इट मीन्स कि हाइड्रोजन आयंस की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए ये एसिडिक आएगा। दैट इज द सॉल्यूशन हैविंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस हैज लो pH वैल्यू। ऑन द अदर हैंड, a solution having low concentration of hydrogen ions has high pH value. In the term pH जो है उसको pH क्यों लिखते हैं? pH में जो P है उसका मतलब होता है पोटेंस, विच मीन्स पावर, एंड लेटर H जो है उसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो ये बना है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। pH जो है उसकी अगर फुल फॉर्म की जाए तो ये बनता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। The strength of an acid or base is measured on a scale of numbers called the pH scale. pH स्केल पर एसिड्स या बेसिस की स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है। The pH scale has values from 0 to 14. Please note that pH is pure number. It has no units. इसकी कोई यूनिट्स नहीं होती हैं क्योंकि नंबर हैं, 0 से 14 तक नंबर हैं बस। According to rules of pH scale, न्यूट्रल सब्सटेंस हैव अ pH ऑफ एग्जैक्टली 7। देखिए, न्यूट्रल सब्सटेंस उनकी pH 7 होती है, और जो एसिड्स होते हैं उनका जो pH होता है वो लेस देन 7 होता है। लेस देन 7, जितनी ज़्यादा वैल्यू 7 से कम होगी उतना ही एसिड जो है स्ट्रॉन्ग होगा। लोअर द pH स्ट्रॉन्गर द एसिड। इसके बाद बेसिज होते हैं, उनके लिए जो pH स्केल होता है उस पर 7 से ज़्यादा वैल्यू आती है। 7 से ज़्यादा वैल्यू अगर आती है, इट मीन्स कि कोई भी सॉल्यूशन जिसका हम pH चेक कर रहे हैं वह बेसिक है। और अगर ज़्यादा वैल्यू आती है, 7 से अगर 14 तक हम जाते हैं, इट मीन्स कि मोर बेसिक अ सॉल्यूशन इज हायर विल बी द pH। ये हम आगे अच्छी तरह से समझ लेते हैं। अब हम वापस चलते हैं अपनी बुक पर, क्योंकि इसमें काफ़ी लेंदी हो जाएगा। हम अपनी बुक पर वापस चलते हैं, वहाँ से हम समझते हैं। तो यहाँ पर हम अपने चैप्टर पर आ गए हैं। अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड pH स्केल हैज़ बीन डेवलप्ड। pH स्केल जो है उसको डेवलप किया गया है, किस लिए? किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए। किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए pH स्केल को डेवलप किया गया है। P इन द pH स्टैंड्स फॉर पोटेंस, ये मैंने पहले ही बता दिया है। ऑन द pH स्केल वी कैन मेजर pH जनरली फ्रॉम 0 to 14। 0 वैल्यू अगर आती है तो जो सॉल्यूशन होगा वो वेरी एसिडिक होगा। 14 वैल्यू आती है तो जो सॉल्यूशन होगा वो वेरी बेसिक होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपको समझ आ जाएगा, जो 7 होता है, अगर pH 7 है तो जो सॉल्यूशन होगा वो होगा न्यूट्रल। जैसे कि वाटर, जो प्योर वाटर होता है उसकी pH 7 होती है, और अगर 7 से ज़्यादा 14 तक बढ़ेंगे, बेसिक नेचर इंक्रीजिंग, तो जो बेसिक नेचर है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। और अगर 7 से उल्टा आएंगे, 0 की तरफ अगर आएंगे, एसिडिक नेचर बढ़ती चली जाएगी, एसिडिक नेचर इंक्रीज होती चली जाएगी। मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ती चली जाएगी, और राइट हैंड में जाएंगे तो बेसिक नेचर बढ़ती चली जाएगी। तो देखिए, इसका याद करने का तरीका, ABCD होती हैं। A आता है लेफ्ट हैंड साइड में, B आता है उसके बाद राइट हैंड साइड में। तो देखिए, यहाँ पर बीच में हम मान लेते हैं, यहाँ पर 7 मान लेते हैं इन दोनों के बीच में। और देखिए, अगर 7 से हम लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं, मतलब A की तरफ जाते हैं, 7 से पहले 6 5 4 3 2 1 0, मतलब जितनी भी हम लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो ये जो एसिडिटी है बढ़ती चली जाएगी। जिस भी सॉल्यूशन की pH 0 होगी वो मोर एसिडिक होगा। और अगर 7 से हम राइट हैंड साइड, मतलब 7 से अगर B की तरफ जाएंगे, B की तरफ हम अगर 7 से जाएंगे, मतलब राइट हैंड साइड जाएंगे, तो
बेसिक नेचर जो है वो बढ़ती चली जाएगी, बेसिक नेचर इंक्रीज होती चली जाएगी। और 7 के आगे क्या आता है? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। जितना भी हम राइट हैंड साइड में जाते जाएंगे उतना ही जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो इधर आएगा स्ट्रॉन्ग बेस और इधर आएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये ए बी से याद रख लेना आप, ए बी। ए आता है लेफ्ट हैंड साइड में, बी आता है राइट हैंड साइड में, बीच में हम 7 मान लेंगे। 7 जो होता है न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होते हैं, जो ना तो एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं, उनकी पीएच जो आती है वो 7 आती है। और अगर 7 से कम अगर पीएच वैल्यू आएगी तो इट मीन्स कि जो सॉल्यूशन है जिसकी हम पीएच मेजर कर रहे हैं वो होगा एसिडिक। और अगर पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा आएगी तो जो सॉल्यूशन होगा वो होगा बेसिक। इस वाले पोर्शन में ये सब समझा रखा है। pH of neutral solution is 7. Value less than 7 on the scale represent the acidic solution. As the pH value increases from 7 to 14, it represents an increase in OH ion concentration in the solution. अगर 7 से ज़्यादा pH आती है इट मीन्स कि जो सॉल्यूशन है उसमें OH आयंस ज़्यादा है, इसलिए वो सॉल्यूशन है वो बेसिक है। अगर 7 से कम pH वैल्यू आती है इट मीन्स कि जो H आयंस हैं, H आयंस वो ज़्यादा हैं, इट मीन्स कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है। pH जिससे मेजर करते हैं उसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। और यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है वो बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिलाकर pH इंडिकेटर बनाया जाता है। अब है एक्टिविटी 2.11। टेस्ट द pH वैल्यूज ऑफ सॉल्यूशंस गिवन इन टेबल 2.2। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। व्हाट इज नेचर ऑफ ईच सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशंस। ये हमारे पास है टेबल 2.2 और इसमें ये सॉल्यूशंस दे रखे हैं। सलाइवा बिफोर मील, सलाइवा आफ्टर मील, लेमन जूस, कलरलेस एरेटेड ड्रिंक। तो इनकी पीएच जो है वो चेक करना है, पीएच पर कौन सा कलर आता है। तो देखिए पीएच कैसे चेक करते हैं, ये वीडियोज मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, वहाँ से आप ये वीडियोस देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का पीएच कैसे चेक करते हैं। उसमें सलाइवा का पीएच चेक करके वीडियो बना रखी है, लेमन जूस का पीएच भी चेक किया है, कोल्ड ड्रिंक का पीएच भी चेक किया है, और यहाँ से टमाटो जूस का पीएच भी चेक किया है, वाटर का पीएच भी चेक किया है, NaOH, HCl और वाटर, इन सब का पीएच चेक किया। बस ये रह गया कैरेट जूस और कॉफ़ी। ये भी मैं 1-2 दिन में कोशिश करूँगी कि ये भी इनकी पीएच भी चेक करके वीडियो अपलोड कर दूँ। इन सब की जो है पीएच चेक करके मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है और मेरे चैनल पर जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कलर ऑफ पीएच पेपर। जैसे ही हम हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है उसको किसी भी प्लास्टिक के जो बोतल की कैप वगैरह होती है उसमें ले लेंगे और अगर पीएच स्ट्रिप को उसमें डिप करेंगे तो उस पर कलर आ जाता है। तो देखिए जो मैंने चेक किया था उस पर कलर आया था येलो। जो पीएच आई थी वो 5.5 या 6 आई थी। तो जो सलाइवा का पीएच वैसे तो 7 होना चाहिए, 7 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन अगर कम आता है तो वो हमारे लिए सही नहीं होता है। तो अगर खाना खाने से पहले हम पीएच चेक करते हैं तो 7 से ऊपर आता है, 1.4 मान लेते हैं। जो कलर आता है वो लगभग आता है ग्रीन। सलाइवा आफ्टर मील अगर हम चेक करते हैं तो 5.5 मान लेते हैं, तो ये आता है येलो। जो लेमन जूस है उसका कलर हम मान लेते हैं कि हमारे पास लेमन जूस का कलर आया रेड। लेमन जूस है उसका अगर हम पीएच चेक करते हैं तो स्ट्रिप जो है उसके ऊपर कलर आया रेड, तो ये हम मान लेते हैं कि 2.5 या 3। कलरलेस एरेटेड ड्रिंक, जो कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं कलरलेस होनी चाहिए। कलरलेस जो है उसका अगर हम पीएच चेक करते हैं तो 6 के लगभग आता है और कलर इसमें आता है येलो। उसके बाद कैरेट जूस, इसका जो पीएच हम बाद में चेक करेंगे या आप चेक कर सकते हैं अगर आपके पास पीएच स्ट्रिप है। टमाटो जूस, इसका जो हमने पीएच चेक किया है तो इसमें जो कलर आता है वो आता है ऑरेंज, थोड़ा रेडिश आता है, थोड़ा येलोइश, थोड़ा ऑरेंज आता है यहाँ पर ऑरेंज। और ये आ गया 4 के लगभग 4.5 या 4। इसके बाद जो वाटर है टैप वाटर, इसका कलर आता है ग्रीन और इसका जो है वैल्यू आती है 7। NaOH,
NaOH होता है जो उसका कलर वायलेट कलर आता है। उसके बाद इसकी वैल्यू आती है 14। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका कलर आता है रेड, डार्क रेड आता है और इसकी वैल्यू आती है 0। तो यहाँ पर देखिए जिसकी वैल्यू 7 से ज़्यादा आती है वो तो होते हैं बेसिज। तो यहाँ पर हम 7 से ज़्यादा ये है तो यहाँ पर बेस। येलो है 5.5 तो ये हो गया एसिड। और कलर जैसे डार्क होता है, मतलब ब्लू इस कलर अगर होता चला गया, ब्लू कलर अगर होता चला गया तो बेसिक होते हैं। और अगर रेड कलर होता चला जाता है तो एसिड्स। तो यहाँ पर देखिए रेड कलर और 2.5 तो ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है, बहुत ज़्यादा एसिडिक है। 6 7 से कम है तो ये भी एसिड हुआ। इधर ऑरेंज 4 है तो ये भी एसिड हुआ। इसके बाद 7 ये न्यूट्रल हुआ, ना एसिडिक ना ही बेसिक। 14 ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वैल्यू है। 0 है स्ट्रॉन्ग एसिड। कॉफ़ी का अगर पीएच चेक करते हैं तो ये लगभग 5 के बराबर आएगी, ये भी एसिडिक होता है। येलो कलर आता है इसमें। जो कैरेट जूस है वो भी एसिडिक होता है, उसकी जो पीएच है वो 6 के बराबर आती है, ये भी एसिड है। तो यहाँ से देखिए ये टेबल पूरी हो गई है और ये एक्टिविटी भी हमारी पूरी हो गई है। इससे हमें पता लग गया है कि कैसे एसिड्स और बेसिस की पीएच चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए ये है पीएच स्केल, इसमें देखिए ये कलर दिखा रखा है। देखिए जो पीएच स्ट्रिप होती है उसमें ऊपर तो ये लगी होती है, पीएच स्ट्रिप जो होती है उसके ऊपर कवर तो ये लगा होता है ये वाला, और उसके नीचे प्लेन स्ट्रिप्स होती हैं। उन प्लेन स्ट्रिप्स में से हम एक निकालेंगे और उसको सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो उस स्ट्रिप पर इनमें से कोई भी कलर आ जाता है। अगर हमारे पास आ गया रेड कलर तो इसमें से ज़्यादा एसिडिक है, और अगर हमारे पास उस स्ट्रिप के ऊपर कलर आ गया ब्लू, इनमें से ज़्यादा बेसिक है। अगर स्ट्रिप पर कलर आ गया येलो आ गया तो 7 से कम है तो ये एसिडिक है, और अगर ग्रीन आ गया तो बेसिक है। तो इस तरह से हम किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिक या बेसिक नेचर चेक कर सकते हैं। अगर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस OH आयन से ज़्यादा होंगे तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, और अगर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस OH आयन से कम होगी तो जो सॉल्यूशन है वो बेसिक होगा। तो यहाँ से ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो आप चैनल पर जाइए और वहाँ पर पीएच स्ट्रिप या पीएच इंडिकेटर या फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर आप टाइप कीजिए, उससे आपको इससे रिलेटेड वीडियोज आ जाएंगे और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम पीएच चेक करते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H आयंस एंड OH आयंस प्रोड्यूस्ड। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H ions and OH ions produced respectively. If we take hydrochloric acid and acetic acid of the same concentration, अगर हम सेम कंसनट्रेशन के हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे या फिर एसिटिक एसिड लेंगे, से 1 मोलर, देन दीज प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसनट्रेशन और एसिटिक एसिड की सेम कंसनट्रेशन लेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है बजाय कि एसिटिक एसिड की, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयंस जो है वो ज़्यादा होते हैं। एसिड्स दैट गिव राइज टू मोर H आयंस आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर किसी भी एसिड को वाटर में डिजोल्व किया जाए और ज़्यादा H आयंस बनते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। एंड एसिड्स दैट गिव लेस H आयंस आर सेड टू बी वीक एसिड्स, और जिसमें कम H आयंस बनते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं। ये मैंने जो पहला वीडियो बनाया था जिसमें एसिड्स और बेसिस की प्रॉपर्टीज़ डिटेल में समझाई थी, उसमें ये वाला टॉपिक अच्छे से कवर किया है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो वहाँ से भी आप समझ सकते हैं और यहाँ से भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं और वीक एसिड्स कौन से होते हैं। कैन यू नाउ से व्हाट वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो इसी तरह से अगर OH आयंस ज़्यादा होंगे तो वो होगा स्ट्रॉन्ग बेस, और अगर OH आयंस कम होंगे तो वो होगा वीक बेस। OH आयंस अगर ज़्यादा होंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस और OH आयंस अगर कम होंगे तो वीक बेस। यानी अगर हाइड्रोजन आयंस कम होंगे और OH आयंस ज़्यादा होंगे तो होगा स्ट्रॉन्ग बेस, और अगर हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा होंगे और OH आयंस कम होंगे तो होगा वीक बेस। तो ये आपको समझ आ गया होगा। यहाँ से मुझे लगता है आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि पीएच की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ में। हमारी डेली लाइफ में पीएच की क्या इम्पोर्टेंस है, तो यहाँ पर देखिए 2.3.1 इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। क्या जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं। हमारी जो बॉडी होती है
उसमें जो भी लिक्विड्स होते हैं उनकी रेंज, उनकी जो पीएच रेंज है वो 7 से 7.8 है। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। सिर्फ इतनी रेंज में लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिंदा रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन। देखिए हम जानते हैं जो प्योर वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है। प्योर वाटर जो है उसकी पीएच 7 होती है, तो ये न्यूट्रल होता है प्योर वाटर। देखिए एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत होता है। अगर इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास अगर आप रहते हैं और वहाँ पर अगर बारिश आ जाती है तो जो बारिश का पानी है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिजोल्व हो जाती हैं। कुछ गैसेज ऐसी होती हैं जो वाटर में डिजोल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं। तो ये जो गैसेज हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये वाटर में घुल जाती हैं। जो रेन वाटर होता है, जैसे बारिश होती है और उस दौरान जो पानी नीचे गिरता रहता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो मैंने गैसेज बताई ये उसमें घुल जाती हैं। और अगर उस पानी को हम कलेक्ट करेंगे, किसी भी बर्तन में ले लेंगे और उसकी अगर पीएच चेक करेंगे तो उसकी पीएच आएगी 5.6, मतलब 7 से कम आएगी। 7 से कम आएगी, इट मीन्स एसिडिक, वो जो वाटर है वो एसिडिक है। तो इस रेन को कहते हैं एसिड रेन, क्योंकि उसमें एसिड्स मिले होते हैं। क्योंकि हमने देखिए पढ़ा है जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होती हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिड्स होते हैं। तो एसिड्स जब वाटर में मिक्स हो जाते हैं तो एक तरह से उनका डाइल्यूशन हो जाता है, एसिड्स का डाइल्यूशन हो जाता है। तो वो जो है जो सॉल्यूशन बना वो फिर बना एसिडिक, और इसी को एसिड रेन कहते हैं। तो जब बारिश आती है उसके पानी में जो ये एसिडिक गैसेज मिल जाती हैं तो वो गैसेज के साथ पानी नीचे गिरता है और जो पानी होता है वो एसिडिक हो जाता है, इसलिए इस रेन को एसिडिक रेन कहा जाता है। ये आपको इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। जब बारिश आती है तो बहुत सारा धुआं बाहर छोड़ देते हैं, बहुत सारा धुआं छोड़ देते हैं, और उस धुआं में जो गैसेज होती हैं वो एसिडिक होती हैं, वो सब रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाती हैं, डिजोल्व हो जाती हैं और फिर नीचे गिरती हैं, तो फिर उसे बोलते हैं एसिड रेन। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर्स इट लोअर्स द पीएच ऑफ द रिवर वाटर। और ये पानी फिर कहाँ जाता है, जो एसिड रेन का जो पानी होता है वो कहाँ जाता है, वो रिवर्स में जाता है या फिर तालाबों में जाता है या फिर जो समुद्र है उसमें जाता है। तो जो एक्वाटिक लाइफ होती है, मतलब मछली वगैरह जो पानी में रहती हैं, मेंढक पानी में रहते हैं, सांप वगैरह, जो एक्वाटिक एनिमल्स जो पानी में रहते हैं तालाब में या फिर नदियों में, झीलों में जो रहते हैं जिसमें ये एसिड रेन का पानी चला जाता है, तो फिर उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है और वो मर जाते हैं, क्योंकि ये एसिडिक होता है ये वाटर। इससे एक्वाटिक लाइफ पर बहुत इफ़ेक्ट होता है और वो मर भी जाते हैं। तो एक तो देखिए ये हो गया एवरीडे लाइफ में पीएच की क्या इम्पोर्टेंस है। तो जो ये वाटर है इसकी पीएच 7 होनी चाहिए, जिससे कि सभी जो लिविंग्स हैं वो अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकें। एसिड्स इन द अदर प्लैनेट्स, द एटमॉस्फेयर ऑफ विनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जो विनस है उसका जो एटमॉस्फेयर है वो येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से बना है। वो वाइट और येलोइश सल्फ्यूरिक एसिड से बना है। डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लेनेट? तो क्या वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है, वहाँ पर क्या जीवन संभव है? नहीं, क्योंकि वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड, मिनरल एसिड होता है, इसमें सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं हो सकती, लिविंग्स जो हैं वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते। व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड? हमारे आंगन की मिट्टी की पीएच कितनी है और कितनी होनी चाहिए? मान लीजिए हमारे पास कच्ची जगह है और उसमें हमने पेड़ पौधे उगा रखे हैं, तो वहाँ की जो मिट्टी है उसकी पीएच कितनी होनी चाहिए जिसमें प्लांट्स इजीली सर्वाइव कर सकें? प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। देखिए प्लांट्स भी नेचुरल होते हैं, हम भी नेचुरल होते हैं, हम भी 7 के आसपास जो पीएच होती है उसी में हम सर्वाइव करते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए भी जो मिट्टी होती है उसकी पीएच 7 होनी चाहिए या 7 से थोड़ी बहुत ऊपर हो सकती है। तो क्योंकि देखिए हम भी 7 से 7.8 पीएच में सर्वाइव करते हैं। प्लांट्स होते हैं
वो भी नेचुरल होते हैं, उनके लिए भी ज़्यादा पीएच या बहुत कम पीएच सही नहीं है। तो जो प्लांट्स के लिए मिट्टी होनी चाहिए, सॉइल होनी चाहिए, उसकी पीएच 7 होनी चाहिए या 7 से थोड़ी बहुत ऊपर हो सकती है, 7.5 हो सकती है। To find out the pH required for the healthy growth of plant, you can collect the soil from various places and check the pH in the manner described below in activity 2.12. Also, you can note down which plants are growing in the region from which you have collected the soil. देखिए हमें जगह जगह से soil collect करनी है और हमें उस soil की pH चेक करनी है। ये एक्टिविटी 2.12 है। इसमें देखिए पुट अबाउट 2 ग्राम सॉइल इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एड 5 ml टू इट। हमें एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें सॉइल डालनी है, उसमें वाटर डालना है, उसको शेक करना है कंटेंट को, और फिर हम उसमें पीएच स्ट्रिप डालकर देखेंगे। तो हम देखेंगे क्या कलर आता है और उससे हमें ये पता लग जाता है कि उसकी पीएच कितनी है। वट कैन यू कंक्लूड अबाउट द आइडियल सोयल पीएच फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन योर रीजन। तो अलग अलग जगह जो है उसकी सॉइल लेनी है और सबकी पीएच चेक करनी है। तो मैंने बता दिया प्लांट्स जो होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए 7 के आसपास पीएच आनी चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा कम नहीं होनी, बहुत ही ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसके आसपास होनी चाहिए, 7.5 तक हो सकती है। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, देखिए हमारे स्टमक में पहले से ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसकी पीएच कितनी होती है? 0 होती है। और देखिए हमने ये पढ़ा है हमारी बॉडी जो है वो 7 से 7.8 तक की पीएच रेंज में वर्क करती है। तो देखिए ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये हमारे स्टमक में होता है और हमारा स्टमक इस तरह से बनाया होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसकी जो पीएच बहुत कम होती है, लेकिन उसकी एसिडिक नेचर का हमारे स्टमक पर इफेक्ट नहीं होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो एसिडिक नेचर होती है वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है ड्यूरिंग इनडाइजेशन। लेकिन कई बार क्या होता है हम ज़्यादा एसिड्स खा लेते हैं, जैसे मिर्च मसाला वगैरह ज़्यादा खा लेते हैं, मसालेदार खाना खा लेते हैं, तो उससे हमारे स्टमक की एसिडिटी बढ़ जाती है और हमारे पेट में इनडाइजेशन हो जाता है। इनडाइजेशन मतलब अपच, खाना पचता नहीं है। ड्यूरिंग इनडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड, और जब खाना पचता नहीं है, इनडाइजेस्ट हो जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं एंड दिस कॉजेज पेन एंड इरिटेशन, और इससे हमारे पेट में दर्द होने लग जाता है और हम इरिटेट होने लग जाते हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एंटा एसिड्स खाते हैं। तो देखिए हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा था कि एसिड्स के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए बेसिज मिक्स करने चाहिए। तो हमारे पेट में अगर एसिड्स ज़्यादा हो जाते हैं तो हमें उनके इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए, एसिड्स के इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए हमें एंटा एसिड्स खाने चाहिए, ये बेसिज खाने चाहिए। एंटा एसिड्स जो होते हैं ये एसिड्स के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देते हैं, यानी ये बेसिक होते हैं। वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर। शुरू में बिल्कुल स्टार्टिंग में चैप्टर में ये था कि अगर हमें इंडाइजेशन हो जाता है या एसिडिटी हो जाती है तो हमें क्या खाना चाहिए। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने ये पढ़ा था कि हमें एंटासिड्स खाने चाहिए और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि बेसिक होता है, ये हमें खाना चाहिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखिए आपने जो घरेलू रेमेडीज़ भी यूज़ की होंगी, अगर हमारे पेट में दर्द होता है हम मेथी भी खा लेते हैं, अजवाइन खा लेते हैं, या जो खाने का सोडा होता है उसको पानी में मिक्स करके वो भी पी लेते हैं। और नींबू पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए क्योंकि उसमें तो पहले से एसिड होता है, या इनो पी लेते हैं। तो ये जो होते हैं ये बेसिस होते हैं जो कि एसिड्स के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं, और इनमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये भी, और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये भी बेस होता है जो कि एसिड के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है और हमारे पेट में एसिडिटी कम हो जाती है और पेट में जो पेन होता है या इरिटेशन होता है वो ख़त्म हो जाता है। इस टॉपिक से ये रिजल्ट निकलता है कि हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की पीएच को मेंटेन करके रखना चाहिए, ज़्यादा एसिड्स नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा एसिड्स वाला खाना हमें नहीं खाना चाहिए, नहीं तो हमारे पेट में पेन और इरिटेशन हो सकता है। इसके बाद देखिए टूथ डिके, जो हमारे दांत होते हैं वो ज़्यादा एसिडिटी के कारण भी ख़राब हो सकते हैं। हमारे जो दांत होते हैं उसमें जो इनेमल होता है जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्सापेटाइट या क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो दांतों के ऊपर जो लेयर होती है, इनेमल होता है, वो हाइड्रोक्सी एप्टाइट या फिर कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। और ये हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है। हमारी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा होता है?
एनेमल ऑफ टीथ, कैल्शियम फॉस्फेट एनेमल। इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, और ये वाटर में डिजोल्व नहीं होता है, लेकिन जब हमारे मुंह में जो मीडियम होता है, सलाइवा होता है, अगर उसका पीएच अगर 5.5 से नीचे हो जाता है तो फिर ये जो इनेमल होता है ये खराब हो सकता है, ये खराब हो सकता है। और जब ये इनेमल ख़राब हो जाता है तो हमारे दांत भी खराब हो जाते हैं, टूथ डिके हो जाता है। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। बैक्टीरिया प्रेजेंट्स इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड। देखिए जो हम खाना खाते हैं वो हमारे दांतों में फंस जाता है और उसमें बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करने शुरू हो जाते हैं, और जो ये बैक्टीरिया होते हैं ये जो हमारा खाना होता है उसमें जो शुगर या फिर फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको डिग्रेड करते हैं और एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। हमारे दांतों में खाना फंस जाता है और उस खाने में जो शुगर्स होते हैं या फिर वो जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिग्रेड करते हैं और एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। इन एसिड्स के कारण जो हमारा इनेमल है दांतों का वो ख़राब हो जाता है और जो है हमारी टूथ डिके है स्टार्ट हो जाता है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड, और इससे बचने के लिए हमें खाना खाने के बाद मुंह को अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए और टूथपेस्ट का यूज़ करना चाहिए। जो टूथपेस्ट होते हैं वो बेसिक होते हैं, टूथपेस्ट जो होते हैं बेसिक होते हैं, और जब हम टूथपेस्ट करते हैं तो हमारे मुंह में एसिडिक मीडियम होता है, उससे ये जो टूथपेस्ट है ये रिएक्शन करता है और हमारे मुंह का मीडियम जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और दांत खराब होने से बच जाते हैं। तो इस तरह से अगर हमारे मुंह का पीएच चेंज हो जाता है तो हमारे दांत खराब हो सकते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मुंह का जो पीएच है वो 5.5 से कम ना हो। इससे कम अगर हो गया तो हमारे दांत बिल्कुल ख़राब हो सकते हैं। हमारे मुंह का पीएच 7 के आसपास रहे, 7 से बहुत ज़्यादा कम ना हो और 5.5 से तो बिल्कुल कम ना हो। अगर 5.5 से कम हो गया इट मीन्स कि हमारे दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं। अब है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। तो देखिए, हैव यू एवर बीन स्टंग बाय हनी बी? क्या आपको हनी बी ने काटा है? जो मधुमक्खी होती है वो उसने अगर आपको काटा होगा तो जंग लगा हुआ लोहा होता है वो इसके ऊपर रगड़ते हैं। तो जो लोहा होता है वो मेटलिक ऑक्साइड होता है, मतलब जो जंग होती है वो मेटलिक ऑक्साइड होता है, आयरन ऑक्साइड होता है। और आयरन ऑक्साइड हम इसके ऊपर रगड़ते हैं और आयरन ऑक्साइड क्या होता है? मेटल ऑक्साइड होता है। मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो बेसिक होते हैं। और जब हमें कोई मधुमक्खी काटती है तो हमारी बॉडी में एसिड्स छोड़ देती है और इन एसिड्स के इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम या तो जंग लगा हुआ लोहा रगड़ देते हैं या फिर खाने का सोडा लगा लेते हैं या फिर बेसिक पाउडर लगा लेते हैं। और ये जो सोडा है या जो बेसिस होते हैं ये इन एसिड से रिएक्शन करते हैं और न्यूट्रलाइज कर देते हैं जिससे कि हमें पेन और इरिटेशन नहीं होता है। यूज द माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। स्टिंकिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथनोइक एसिड काजिंग बर्निंग पेन। तो देखिए जो नेटल का पौधा होता है उसके कांटे अगर हमें चुभ जाएँ तो मेथनोइक एसिड जो होता है वो हमारे बॉडी में रह जाता है जिससे हमें इरिटेशन हो जाती है या फिर जैसे जलता है वैसे पेन होने लग जाता है। तो इसको ख़त्म करने के लिए आसपास में एक डाक का पौधा भी ज़रूर मिलेगा। नेचर जो है वो हमें न्यूट्रलाइजेशन के ऑप्शन प्रोड्यूस करती है। नेचर में अगर एक तरफ हमें किसी चीज़ से प्रॉब्लम होती है तो उसका छुटकारा पाने के लिए दूसरी चीज़ भी प्रोवाइड करती है। जैसे नेटल का जो पौधा होता है, नेटल इज अ हर्बेसियस प्लांट विच ग्रोज इन द वाइल्ड, जंगल में उगता है जो नेटल का प्लांट है। इट्स लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर, और इनमें बाल बाल से होते हैं जो कि अगर चुभ जाएँ तो हमें पेन होने लग जाता है या फिर हम उसको अगर टच कर दें तो हमें पेन होने लग जाता है। दिस इज़ ड्यू टू मेथनोइक एसिड सिक्रेटेड बाय देम। मैंने पहले बताया है जो ये कांटे होते हैं इनमें मेथनोइक एसिड होता है जो कि हमारी बॉडी में चला जाता है और इससे हमें जैसे जल जाता है वैसा पेन होने लग जाता है। अ ट्रेडिशनल रेमेडी इज रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ डॉग प्लांट। डॉग का जो प्लांट होता है उसकी पत्ती को अगर हम उस एरिया पर रगड़ लेते हैं तो पेन से रिलीफ मिलता है। विच ऑफन ग्रोज बिसाइड द नेटल इन द वाइल्ड। जहाँ पर नेटल का प्लांट होगा उसके आसपास में ही जो डॉग का प्लांट जरूर उगा मिलेगा। कैन यू गैस द नेचर ऑफ द डॉग प्लांट? मेथनोइक एसिड हमारी बॉडी में आ गया है तो उसको ख़त्म करने के लिए डॉग प्लांट है
उसकी जो लीव्स हैं वो बेसिक होती हैं। इसलिए मेथनोइक एसिड के इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम डाक के प्लांट की जो लीव्स होती हैं उनको उस जगह रगड़ते हैं। सो नेक्स्ट टाइम यू नो दैट व्हाट टू लुक आउट फॉर इट, एक्सीडेंटली टच द नेटल। अगर अगली बार हमें नेटल का प्लांट, अगर हम गलती से नेटल के प्लांट को टच कर दे तो हमें क्या करना है, जो डाक का प्लांट है उसकी जो लीव्स हैं उनको, जहाँ पर हमें इरिटेशन होती है या फिर पेन होता है नेटल के प्लांट को टच करने से, तो वहाँ पर हम जो डाक का प्लांट है उसकी लीव्स को रगड़ लेंगे, जिससे कि जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और हमें पेन से रिलीफ मिलता है। आर यू अवेयर ऑफ अदर इफ़ेक्टिव ट्रेडिशनल रेमेडीज फॉर सच स्टिंग्स? मैंने बता दिया था, अगर हमें कोई मधुमक्खी काट जाए, चींटी काट जाए या फिर ततैया काट जाए, जंग लगा हुआ लोहा रगड़ते हैं, क्योंकि ये बेसिक होता है। मेटल ऑक्साइड हमने पढ़ा है, मेटल ऑक्साइड जो बेसिक होते हैं और इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स को, कुछ जो एसिड्स होते हैं नेचुरली मिलते हैं, जैसे विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, ऑरेंज में होता है सिट्रिक एसिड, टैमरिंड में होता है टार्ट्रिक एसिड, टमाटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड, कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड, लेमन में होता है सिट्रिक एसिड, एंड स्टिंग मेथनोइक एसिड, और नेटल स्टिंग में भी मेथनोइक एसिड होता है। तो इनको याद कर सकते हैं आप। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि जो नेटल स्टिंग या फिर एंट स्टिंग में कौन सा एसिड होता है। तो इस तरह से यहाँ तक के देखिए ये टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। यहाँ तक ये वीडियो ख़त्म होता है और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो में सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगी जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यहाँ तक आपको सब समझ आ गया होगा। अब हम अगले वीडियो में सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो यहीं तक ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।